करने से कि वो फला समय पैदा हुए, उस समय ये हुआ, शिक्षा दीक्षा, इन पर समय नष्ट होता है। विषय है कि आर्य समाज से वह कितने प्रभावित थे और डॉक्टर अंबेडकर के निर्माण में उनका क्या योगदान था। उनके जीवन का वह पक्ष जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने इसमें दो राय नहीं कि वो सत्य शोधक मंडल जो कि ज्योतिबा फुले जी के समय से काम कर रहा था, 1873 में उसकी स्थापना हुई थी, 1874 में इनका जन्म हुआ था, यानी जन्म से पहले सत्य शोधक मंडल कार्य कर रहा था। परंतु सत्य शोधक मंडल के अधीन काम करते हुए भी जब इनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मिला और महर्षि दयानंद जी के जीवन की घटनाओं को इन्होंने गहराई से समझा, तो ये सत्य शोधक मंडल के सत्य की शोधन करने वाले संगठन से तो पहले से जुड़े ही थे, आकर के ये फिर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार कार्य करना आरंभ किया। कुछ लोगों ने वर्ग विशेष के साथ इनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया है और डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर अंबेडकर के जो वर्तमान उत्तराधिकारी हैं, तथाकथित सो कॉल्ड, जिनमें कहीं मायावती दिखाई दे जाती हैं, कहीं कांशीराम दिखाई दे जाते हैं, कहीं चंद्रशेखर दिखाई दे जाते हैं, जो जय भीम और जय भीम की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने इनके चरित्र के साथ, इनके व्यक्तित्व के साथ वैसे ही खिलवाड़ किया है जैसी चर्चा हम कल महात्मा बुद्ध के बारे में कर रहे थे। महात्मा बुद्ध को किस प्रकार लोगों ने कुछ का कुछ दिखा दिया, वैसे ही इन लोगों ने भी इनके चरित्र का हनन किया है। हनन करने से अभिप्राय यहाँ पर दूसरे शब्दों में न लें, अपितु यह है कि जैसा ये थे वैसा इनको दिखाया नहीं गया। इनका शुद्ध दृष्टिकोण वैदिक दृष्टिकोण था और ये जो महर्षि दयानंद जी ने व्यवस्था दी थी और जिस प्रकार से मनुस्मृति की व्याख्या महर्षि दयानंद जी कर रहे थे, ये उसमें विश्वास रखते थे। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने राज्य में एक साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने अनेक जो दलित समाज के लोग थे, जो शोषित उपेक्षित पिछड़े वर्ग के लोग, एक ही आदेश के अंतर्गत इन्होंने 26 जुलाई 1902 को ये ऐतिहासिक निर्णय लिया, जब इन्होंने 50% आरक्षण पिछड़ों के लिए दिया था। अब देखिए, दो तरह की व्याख्याएं हो जाती हैं। कुछ लोग यहीं से ये सोचने लगते हैं कि ये आरक्षणवाद के समर्थक थे और आरक्षणवाद के जनक थे। बात ये नहीं थी। बात ये थी कि 1902 में इस व्यक्ति ने, इस महापुरुष ने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए और यदि हम राजा हैं और राजा होकर के भी मेरे राज्य में किसी वर्ग विशेष के लोगों को ही बार-बार नौकरियां मिल रही हैं, बार-बार नौकरियां मिल रही हैं, तो ये गलत हो रहा है। इसका अभिप्राय ये नहीं था किसी के अधिकारों को छीनो और दूसरों को दे दो। एक राजशाही परिवार में जन्मा व्यक्ति, जो उन लोगों की नजरों में ठाकुरशाही कहिए उसको, उस परिवेश में इनके माता-पिता, मूल माता-पिता भी क्षत्रिय समाज से हैं और जिन्होंने दत्तक शिवाजी चतुर्थ, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। क्षत्रिय समाज से होकर के अगड़ा, जिसको वो कह देते हैं आज की तारीख में, अगड़ा होकर के भी इन्होंने दूसरों के अधिकारों के लिए काम करने में आनंद की अनुभूति की। अब इससे दो बातें साबित होती हैं। 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ,
तो देश के संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उन लोगों को आगे लाया जाएगा। अब उन लोगों को जो अगड़े थे तथाकथित, मैं तथाकथित दोनों के लिए कह रहा हूँ, पिछड़ों के लिए भी और उनके दलितों के लिए भी, और जो अगड़े कहे जाते हैं उनके लिए, वो दोनों तथाकथित इसलिए हैं कि कोई अगड़ा नहीं है और कोई पिछड़ा नहीं है, हम मानव हैं। और मानव होकर के जिनको हम तथाकथित अगड़ा कह रहे हैं, उन अगड़ों ने ही कितना बड़ा काम किया। उन्होंने सहर्ष इस बात को संविधान में व्यवस्थित होने दिया, जुड़ने दिया कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनको आगे लाया जाए और हम सहर्ष अपने अधिकार उनको देने को तैयार हैं। यदि इस बात को लेकर के उनकी प्रशंसा की जाती कि ये कितना अच्छा समाज है और कितने अच्छे ये लोग हैं कि अपने हक की रोटी अपने आप दे रहे हैं और कितनी बड़ी परिवर्तन के साक्षी बनकर के उसका स्वागत कर रहे हैं, तो बात दूसरी होती। लेकिन हमने उस बात को ना बढ़ा करके हमने उनको उपेक्षित, जो लाभ ले रहे थे, जिनके हाथों से लाभ ले रहे थे, उन्होंने ही उन लोगों को सत्ता में जाकर के या पदों में बैठ करके जाकर के कोसना आरंभ कर दिया। जय भीम की बातें करने लगे। तो ये जो हमारे आज के महानायक का चिंतन था, छत्रपति साहू जी महाराज का, छत्रपति साहू जी महाराज का चिंतन ये था, जो वैदिक चिंतन था, जो ऋषि के अनुकूल था, महर्षि दयानंद के अनुकूल था, कि जो भी लोग कहीं ना कहीं विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उनके विशेषाधिकारों को कुछ सीमित किया जाए, और जो समाज में बहुत पीछे रह गए हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको आगे लाया जाए। तो ये उनका सकारात्मक वैदिक चिंतन था, और इस सकारात्मक वैदिक चिंतन के माध्यम से उन्होंने कार्य किया। उनके व्यक्तित्व को किसी आरक्षणवादी व्यवस्था से जोड़कर देखने में उनके व्यक्तित्व को संकीर्ण करना होगा, सीमित करना होगा। और जब उनके बारे में यह दिखाया जाएगा कि उन्होंने उस आदर्श व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जो ऋषियों की परंपरा थी, जो महर्षि दयानंद की परंपरा थी, जो सत्यार्थ प्रकाश की परंपरा है या थी, उसके अनुकूल उन्होंने सब समाज को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। किसी को कोई ताना नहीं देगा, कोई व्यंग नहीं मारेगा, कोई व्यंग नहीं कसेगा। जिसने किसी के अधिकारों को आज प्राप्त कर लिया, उस पर वो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा, आभार व्यक्त करेगा, उसको साथ लेकर के चलेगा। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के उन्होंने एक अंबेडकर का नहीं, अनेक अंबेडकरों का निर्माण किया। और जिसको भी जहां जरूरत पड़ी, जिसने भी ये कह दिया कि मुझे इस बात की आवश्यकता है, उसी के लिए उन्होंने खजाना खोल दिया, करिए काम। ये जिस समय कर रहे थे, उस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जो लोग आजादी की लड़ाई को कहीं अपने नाम करने के उस समय प्रयास कर रहे थे, उस समय ये भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बौद्धिक आजादी। जो बौद्धिक गुलामी किसी की कर रहे थे लोग, उनको मुक्ति दिलाने की आजादी के लिए काम कर रहे थे, और उसके लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो ये जो अंबेडकर जैसे लोगों का निर्माण कर रहे थे, वो इस भाव से प्रेरित होकर के कर रहे थे कि ये लोग आगे आए और आगे आकर के ये नेतृत्व संभालें। मानगांव में 1920 के करीब उन्होंने खड़े होकर के एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कह दिया था, खड़े होकर के, कि अगला नेता अंबेडकर होगा, इसके नेतृत्व में काम करो। अंबेडकर जिस समय कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे, कानून की पढ़ाई पढ़ते हुए अंबेडकर ने वहां से लेटर लिखा, मैं ब्रिटेन से वापस नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ भी मुझे आवश्यकता है, मुझे तुरंत $200 की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको ये पैसे मैं ब्याज लौटा दूंगा। ये पत्र उनके पास पहुंचता है, तुरंत उन्होंने व्यवस्था की और कह दिया। अंबेडकर को 6 सितंबर 1921 को लेटर लिखते हुए कहते हैं कि श्रीमती अंबेडकर से भी कह दीजिए, यानी कि उनकी पत्नी भी, यदि उनको भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे बताएं। मैं आपकी नहीं, उनकी भी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ।
और आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपको जितना भी अध्ययन करना है, जितनी भी पढ़ाई लेनी है, आप लीजिए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। अब इसका पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे किसी चंद्रशेखर को खड़ा करना, किसी मायावती को खड़ा करना, किसी आरक्षणवादी आंदोलन को खड़ा करना, देश में जातीयता के आधार पर वितंडावाद को खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं था। जैसा कि लोगों ने उनके प्रति दिखा दिया, वो भी ऐसे थे। उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया था, ये नहीं किया था। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपना करके ये सब काम किए थे। और मानवतावाद ही वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म का अभिप्राय ही मानवतावाद है। उसमें कोई किसी से छोटा नहीं होता। वेद अध्ययन सबके लिए है। उन्होंने वो व्यवस्थाएं उस समय की और इसलिए की, ये सब आगे आकर के दलित, शोषित, उपेक्षित समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसी आधार पर आगे चल करके देश के बंटवारे में उन लोगों का साथ दिया, जो देश को काटने बांटने की बात कर रहे थे, उन्होंने ज्योतिबा फुले जी को और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज को कभी श्रद्धांजलि नहीं दी। उनके भावों को नहीं समझा, उनके विचारों को नहीं समझा कि वो करना क्या चाहते थे, उनकी सोच क्या थी, वो देश को किस दिशा में आगे लेकर जाना चाहते। अपने जीवन काल में उन्होंने कोल्हापुर में आर्य समाज की स्थापना की। इससे पता चलता है कि वह आर्य समाज के प्रति समर्पित थे। उस समय तिलक जी की तूती बोल रही थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन तिलक जी के भी कहीं ना कहीं विचारों में संकीर्णता थी। ये एक अलग बात है कि हम प्रसंगवश उनकी प्रशंसा भी करते हैं। जब स्वराज्य की चिंतन की बात आती है तो हम कहते हैं धड़ल्ले से उन्होंने ये कहा था। परंतु जब इनकी बात आएगी और इनके प्रसंग में हम उनके शब्दों को सुनेंगे, तो तिलक जी कहते थे, तेली तमोली कुनबी वाले ये क्या करेंगे विधानसभा में जाकर के। छत्रपति साहू जी महाराज सबके लिए रास्ता खोलना चाहते थे, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, सबसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि विधानसभाओं में जाकर के बैठो, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर के बैठो और विदेशियों को भगाने का काम करो। ये चिंतन किसका था? एमएस दयानंद का चिंतन था। कोई नीचे नहीं रहेगा, सब बराबर के होंगे। उनके इस चिंतन का विरोध करने वाले तिलक जब ये कहते हैं और इन शब्दों की उनको जानकारी होती है तो इसका बड़ा विरोध करते हैं। आप लोगों की ये सोच है, अपने ही भाइयों के प्रति, अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही समाज के लोगों के प्रति अगर आपकी ये सोच है तो इसको किसी भी दृष्टिकोण से मैं उचित नहीं मानता। हमारे अंबेडकर जी ने उस समय एक पत्र भी निकाला था और उस समाचार पत्र का नाम उन्होंने मूक नायक रखा था। मूक नायक, मौन रह करके जो नेतृत्व करता हो लोगों। समाचार पत्र तो चला दिया, परंतु समाचार पत्र चलाना कैसे होता है, फिर आगे कितनी परेशानियां आती हैं, और उस समय तो बहुत ज्यादा थी। ये उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन एक चिंतनशील व्यक्ति अंबेडकर के भीतर अवश्य बैठा हुआ था। उस चिंतनशील व्यक्ति को अपनी ओर से प्रोत्साहित करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने फिर अपने आप को समर्पित किया, फिर आगे बढ़ाया, फिर कहा अच्छा ठीक है, कितना खर्चा आता है। उस मूक नायक समाचार पत्र को चलाने में उसकी सहायता, विचार और सोच और चिंतन क्या था? केवल एक कि राष्ट्रवादी चिंतन इसके माध्यम से जाना चाहिए। और देखिए फिर इसका परिणाम क्या निकला। अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जो गांधी और नेहरू के साथ बैठ करके भी राष्ट्रवादी चिंतन देते थे, और जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे उनके खिलाफ कट्टरता के साथ बोलते थे। जब थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की उनकी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो विचार था वो शुद्ध स्वामी दयानंद जी का चिंतन था।
चोर को सीधे सीधे चोर कहना, ये किसका चिंतन हो सकता है? महर्षि दयानंद का चिंतन है। और ये वो चोर को चोर कह रहे थे जो राष्ट्र के पिता बने बैठे थे या बनने वाले थे, वो चोर को चोर नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा। और इसलिए ही उस मूक नायक समाचार पत्र को चलवाया गया। इसके पीछे छत्रपति साहू जी महाराज का चिंतन ये था कि सच को सच के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य शोधक मंडल से जुड़ा हुआ हो, जो सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ा हुआ हो, जो आर्य समाज से जुड़ा हो, उसका समाचार पत्र भी यदि सत्य शोधक मंडल की बात नहीं करेगा, सत्य के अनुसंधान की बात नहीं करेगा, अन्वेषण की बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? इसलिए चाहे सीधे सीधे कभी अंबेडकर ने अपने आप को आर्य समाजी ना कहा हो, पर उनके ये जो जितने भर विचार थे और जो उनके भीतर ये राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी, राष्ट्रवाद उन पर हावी रहता था। ये स्वामी दयानंद जी किसके माध्यम से उनको ऊपर आए थे? छत्रपति साहू जी महाराज के माध्यम से। सीधे सीधे भी उनका प्रभाव था और इस तरीके से भी वाया होकर के भी उनका प्रभाव था। और इस प्रभाव का ही परिणाम था कि वो सदा जब भी, चाहे वो पार्लियामेंट, सॉरी उस समय संविधान सभा थी, चाहे वो चल रही थी, चाहे कहीं और कोई कार्य हो रहे थे, जहां पर भी जिस मंच से भी उनको आवश्यकता पड़ी, उन्होंने सत्य को सत्य कहा। मैं आपको एक बात कह करके वाणी को विराम देना चाहता हूं। जिस समय गांधी मर्डर में उन पर केस चल रहा था सावरकर जी पर, तब वह भारत के कानून मंत्री थे। और मुझे ये बात 2003 में मालूम पड़ी थी दिनेश चंद्र त्यागी जी के माध्यम से। तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन दिल्ली के एकांत में रात के अंधेरे में जाकर के सावरकर जी से अंबेडकर जी मिले थे और उनको वे सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई थी जिनके माध्यम से वह मुक्त हो सकते थे और एक शानदार जीवन बाद में जी सकते थे। मैं कहना यह चाह रहा हूं, अपने उसी मूल नायक से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं जिसकी आज पुण्यतिथि हम यहाँ मना रहे हैं या उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि उन लोगों के भीतर चूंकि राष्ट्रवाद की भावना थी और राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के ही उन्होंने इनका निर्माण किया था। उसी का परिणाम था कि वो एक दिन सावरकर जी से भी रात के अंधेरे में मिलते हैं, उनको गुप्त सूचनाएं दे करके उनको जेल से बाहर निकालने की तैयारी करवाते हैं, देश के कानून मंत्री होकर। तो आज हम अपने ऐसे महानायक को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। और छत्रपति साहू जी महाराज जी के बारे में आपने कुछ अंश के पहलू हम लोगों के बीच में रखे, उसका आभार। सम्मानित श्री हाकम सिंह जी, आइए 2 शब्द कहें। नमस्ते आर जी। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब। सम्मानित डॉक्टर राकेश आर जी और आचार्य जी के द्वारा जो आज विषय रखा गया है वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है। भगवान कृष्ण गीता में 18 अध्यायों में जो बातें कही वो आचार्य जी ने 1.25 घंटे में पूरा विषय रख दिया। 1.25 घंटे में वो सारा का सारा विषय देखा जाए वो उन्होंने रखा, बड़े सरल भाव में रखा। और डॉक्टर राकेश आर जी के बारे में तो कहने ही किया, तो इतिहास के विद्वान हैं। उन्होंने जो श्री छत्रपति साहू जी महाराज के प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाने का जो काम, उनके बारे में जो बात बताई, वास्तव में बहुत सारी चीजें तो हम लोग को पता ही नहीं किस तरीके से लोगों ने काम किया। तो आज जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों विद्वानों को, आभार उनका, बहुत अच्छा विषय उन्होंने रखा हम सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मुनि जी, दो शब्द। ओम। हाँ, 2 शब्द। आज के मुख्य प्रश्नकर्ता हमारे सम्मानीय आचार्य प्रियस जी और प्रतिदिन के यथार्थ सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, वास्तव में हम सभी लोग सहमत रहते हैं डॉक्टर साहब से। एक मथुरा के तपोभूमि में
ईश्वरी प्रसाद प्रेम जी हुए हैं। उन्होंने भगवान राम का चरित्र, बहुत अच्छा चरित्र लिखा हुआ है, और इस बात का वो हृदय से बहुत दुख मनाते हुए कहते हैं कि भगवान राम के भक्तों ने प्रभु राम के साथ में इतना अन्याय किया हुआ है कि उनको अवतार की भित्ति पर उनको एक, जैसे वो कहते हैं, दो बालक उनके क्या नाम गुरु गोविंद सिंह के उसमें चिन्ह दिए थे, ऐसा चिन्ह दिया है। कोई इनके साथ में न्याय नहीं किया भगवान राम के साथ में। और वही कहानी मैं सुनता हूँ जब डॉक्टर साहब के मुंह से, तो लगता है कि वास्तव में उन महापुरुषों के लिए जिस वर्ग की वो बात तथाकथित लोग कहते हैं, उन लोगों ने उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है। हमारे सम्मानित चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे छत्रपति शिवाजी साहब जी महाराज हो, चाहे और भी मतलब ऐसे जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम किया है अपना, और आर्य समाज से, महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर के काम किया है, तो वो भटक तो सकते ही नहीं थे। एकाकी वो किसी वर्ग के लिए काम नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने समूची मानव जाति के लिए काम किया हुआ है। लेकिन उनके जो अनुयायी रहे हैं, तथाकथित हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, जो बहुत उपयुक्त लगता है वो शब्द, उन लोगों ने इतना अन्याय कर दिया इन महापुरुषों के साथ में कि एक बेमनुष्यता पैदा कर दी हमारे दो वर्गों के बीच में। और वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि हम सब उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके लिए अगर हम श्रद्धांजलि, उनके जन्म जयंती या वो मनाना चाहते हैं, तो हमारे और उनके बीच में कोई द्वेष भावना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महापुरुष किसी विशेष वर्ग का नहीं होता है। काम किया जिसने समाज के लिए, उसने सबके लिए किया हुआ है। तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम डॉक्टर साहब बहुत कहाँ से देखिए उस इतिहास को हमारे बीच में रखते हैं, जिसको हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दूषित विकृत किसी ना किसी प्रकार से दूषित हमें पढ़ाया गया है। तो हम बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि वैदिक विद्वान तो हमारे हैं ही, लेकिन इतिहास का भी 10 मिनट का, 5 मिनट का डॉक्टर साहब को जब समय दिया जाता है, तो वो भी उन अनछुए पहलुओं को, भारत को समझो अभियान के तहत पूरा पुरुषार्थ के साथ उन चीजों को हमारे सामने रखते हैं जिनसे वास्तव में हमारे बीच की समाज की जो खाई एक बहुत बड़ी बन गई है, वो पाटी जा सकती है। तो मैं के साथ में शुरुआत और हृदय से आभार करता हूँ, और हमारे सम्मानित डॉक्टर शांति प्रकृति शांति 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 वनस्पतयः शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति वेद ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रज्ञानंद की जय। योगी धर्म दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सत्यानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, और समाज में ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, क्योंकि महाकुंभ और महाकुंभ जो अभियान की जय। ओम सर्वेभ्यो नमः। अभी जो माइक खोल दिए गए हैं तभी लोग नमस्ते कर लीजिए। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ईश्वर जी नमस्कार। और मैं आप सभी को सूचना दे दूं, कार्यक्रम अपना अनिवार्य रूप से चलता रहेगा। बेटी अदिति यहीं रहेगी मेहरोनी में, और हम लोग 7 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्ते मुनि जी और डॉक्टर राकेश कुमार जी। नमस्ते भैया। लखन भैया नमस्ते। देखे रहना। और मैं 7 दिन की यात्रा पे रहूंगा, 15 तारीख को वापस आ जाऊंगा, कल सुबह निकल जाऊंगा। कहाँ जा रहे लक्ष्मण भाई? गुजरात यात्रा पर रहूंगा 7 दिन की। सम्मानित ज्योतिवीर जी, डॉक्टर साहब और हमारे राम भट्ट जी, अनिल कुमार नरूला जी, डॉक्टर साहब, मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूँ। नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक है, शुभरात्रि। मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। भैया आपकी यात्रा किधर है? गुजरात। गुजरात जी। अच्छा।
कल कार्यक्रम है पहले भोपाल में, जी भोपाल में कार्यक्रम है। डॉक्टर राकेश कुमार जी के मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं, आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये इतने लंबे टूर पर जा रहे हैं तो संवाददाता भी तो चाहिए इनको कुछ। जी ये कहें तो मैं भी चल सकता हूँ या मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि समाचार पत्र में तो संपादकीय मुझे ही लिखने पड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री कहाँ हैं, आज कहाँ हैं, आज कहाँ हैं। बहुत अच्छे बड़े भाई, बहुत अच्छे। गुड गुड गुड। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो जी और हंसी के ये फव्वारे भी इसी प्रकार फूटने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फूटने तो चाहिए। वैसे शाम तक हमारी सबकी व्यस्तताएं बहुत अधिक होती हैं, जी जी बिल्कुल प्रोफेशनल टेंशन सबको सवार रहती हैं। बिल्कुल रहती है, सही बात है। शाम के समय अपने लोगों के साथ थोड़ी देर ऐसा भी होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं व्यवस्था करूंगा आपकी, फुल जो है एक विमान आपके साथ उसी का भेजूंगा, संपादक मंडल पूरा बना कर। चलिए मोदी जी की, ये मुझे विश्वास है कि आप मोदी जी की तरह करोगे, सुबह सुबह 5 बजे उठा करके खड़े हो लो, चलो चलो चलो। मोदी जी उस कार्यक्रम में आ रहा है जिस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है। वहां पर वो बहन जी भी आएंगी अपनी, जो ऑस्ट्रेलिया से है ना, जो अभी कार्यक्रम में बोली थी, हमारी मृदुल कीर्ति जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो शिक्षकों का कार्यक्रम है वहाँ पे, और राष्ट्रीय अधिवेशन है शिक्षकों का, गुजरात गांधीनगर में है 12-13 तारीख को। अच्छा, उठा लो इसे ऊपर लड़के को। शिक्षक सम्मेलन में जा रहे हैं जी। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। राष्ट्र का कार्य होना चाहिए। कल उसी बहाने जो है गुजरात की धरती जो अपनी टंकारा महर्षि दयानंद की जन्म स्थल है, उसको देखने का मौका मिलेगा। जी जी हाँ हाँ, वहाँ से लोगों को जोड़ना, सबको साथ। बिल्कुल जोड़ेंगे। अगर उस समय कहीं वहां पर हो जी या कुछ भी नहीं तो कम से कम जो उसके चित्र जो है उसमें ग्रुप में जो कार्यकारिणी है अपनी, जी जी भारत समझो कार्यकारिणी ग्रुप जो है उसमें भेजिए उसको। जो बिल्कुल भेजेंगे जी। ठीक है, नमस्ते जी, शुभ रात्रि जी। सभी को नमस्ते। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। आपके भी। हाँ जी। लाखन भैया जी वो अपने ग्रुप का मुझे नहीं आ रहा जी, मुझे जोड़िए ना। लिंक नहीं आ रहा। हाँ मेरे को नहीं आ रहा। चलिए डॉक्टर राकेश कुमार आज ही जोड़ लीजिए इनको। हाँ, इनका नंबर मुझे दे देना राजेश्वर जी का। अभी भेज रहा हूँ। अभी भेज देता दो, हूँ। ठीक है जी, ठीक।